नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम ऑपेरॉन मॉडल जो था उसमें हम वाकई में ऑपेरॉन किस प्रकार से कार्य करता है उसका आगे के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि ऑपेरॉन मॉडल किस प्रकार से कार्य करता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि जो रिप्रेसर जो प्रोटीन होती है वो आपके ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करती है। और ऑपरेटर रीजन पे क्या होता है, बेसिकली एक ना जो सीक्वेंस होती है जिसको हमने कहा था पहले एंड्रोमिक सीक्वेंसेस, वो उस जगह पे बाइंड करती है। तो ये आपका जो ये देखिए आप यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे ये क्या बेसिकली प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर के साथ में ऑपरेटर रीजन भी है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखिए +1, यानी क्या हो रहा है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन चालू हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन किन का? स्ट्रक्चरल जीन्स का। स्ट्रक्चरल जीन्स कौन से? लेग Z, Y तथा A, इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन इस +1 से चालू हो रहा है, ठीक है। और इसके इस तरफ जो सीक्वेंसेज है उनको अपन ने माइनस कहा, ठीक है। अब यदि हम ये जो ऑपरेटर रीजन की जो सीक्वेंस देखें वो ये वाली सीक्वेंसेज है, ठीक है, जहाँ पे आपका जो वो जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो बाइंड करता है, ठीक है। और यदि इनमें म्यूटेशन यदि हो जाए इस ऑपरेटर रीजन पे तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी जो सीक्वेंस है वो कौन सी सीक्वेंसेज है, जो कि है ना जिसपे ऑपरेटर रीजन बाइंड होता है तथा आरएनए पॉलीमरेज और जिसपे आपकी रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होती है और तथा आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। अब पहले हमने पढ़ा नेगेटिव कंट्रोल, अब हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव कंट्रोल किस प्रकार से होता है। नेगेटिव कंट्रोल में हमने ये देखा था कि आपकी जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर रीजन में बाइंड करके और स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को रोकती है, ठीक है। यानी प्रोटीन क्या कर रही है, दूसरे जो प्रोटीन है उनके निर्माण को रोक रही है। वो क्या है? नेगेटिव रेगुलेशन है। अब हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। इसमें क्या हो रहा है, एक प्रोटीन है वो जो दूसरी प्रोटीन के निर्माण को स्टिमुलेट करती है, यानी वो पॉजिटिव कंट्रोल का कार्य करती है। और उस प्रोटीन को हम कहते हैं कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। सब प्रोमोटर रिक्वायर एन एसेसरी प्रोटीन्स टू स्पीड ट्रांसक्रिप्शन। कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन और CAP इज वन सच प्रोटीन। यानी क्या हो रहा है कि कुछ प्रोमोटर्स को एक अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, किसके लिए? जिससे वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्पीड अप कर सके। और ये प्रोटीन कौन सी होती है? कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, या अपन कहते हैं कैप। कैप इज ए डायमर ऑफ 22.5 किलो डाल्टन पेप्टाइड्स। ये क्या होती है? एक डायमेरिक प्रोटीन होती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 22.5 किलो डाल्टन होता है। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। जब भी कोई प्रोटीन होगी इसमें हमेशा 2 टर्मिनल होंगे, एक N टर्मिनल होगा, दूसरा C टर्मिनल होगा। N टर्मिनल बाइंड किससे करेगा? आपका साइक्लिक AMP से, और C टर्मिनल जो होगा वो बाइंड करेगा किस पे? DNA से। बाइंडिंग ऑफ कैप CAMP2 टू DNA असिस्ट फॉर्मेशन ऑफ क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। और हमेशा जब CAP कब करेगा काम? जब वो क्या हो, साइक्लिक AMP के 2 मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड कर जाए। यानी क्या हो रहा है, CAP प्रोटीन क्या कर रही है, साइक्लिक AMP के 2 मॉलिक्यूल से बाइंड करके और एक कना जो प्रमोटर क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने में सहायक होती है। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्पीड अप करता है। अब ये किस प्रकार से काम करता है? तो CAP is a positive regulator of the lac operon. Transcription by RNA polymerase from some promoter proceed with low efficiency unless assisted by an accessory protein that act as a positive regulator. One such protein is CAP or catabolite activator protein. Its name derives from the phenomenon of catabolite repression in E. coli. ठीक है। अब इसमें क्या है, बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज द्वारा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है, कभी कभी कुछ प्रोमोटर्स में क्या होता है वो लो एफिशिएंसी से होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस।
और इसकी एफिशिएंसी कब बढ़ती है? जब एक एसेसरी प्रोटीन इस प्रोसेस को असिस्ट करे। और ये जो एसेसरी प्रोटीन होती है उसको कहते हैं अपन पॉजिटिव रेगुलेटर। और ये जो प्रोटीन होती है इसका नाम होता है CAP, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। और ये कैसे पता लगा कि इकोलाई में कैटाबोलाइट रिप्रेशन होता है? अब क्यों होता है ये अपन आगे लेते हैं। कैटाबोलाइट रिप्रेशन इज ए ग्लोबल कंट्रोल दैट coordinates gene expression with the total physiological state of the cell. As long as glucose is available, E. coli catabolizes it in preference to any other energy source such as lactose or galactose. Catabolite repression ensures that the operon necessary for metabolism of these alternative energy sources, that is the lac and gal operon, remain repressed until the supply of glucose is exhausted. And catabolite repression overrides the influence of any inducer that might be present. क्या हो रहा है बेसिकली, यदि मान लीजिए सेल के अंदर ग्लूकोज यदि प्रेजेंट है तो क्या होगा, हमेशा इकोलाई क्या करेगा, सबसे पहले ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा। और ग्लूकोज को कंज्यूम करने पे क्या होगा, आपका जो लैक्टोज तथा गैलेक्टोज का कंजम्पशन नहीं होगा। यानी क्या हो रहा है, आपका जो यदि सेल में यदि ग्लूकोज प्रेजेंट है, यानी ग्लूकोज का जो कैटाबोलाइट है वो क्या कर रहा है, लैक ऑपेरॉन को रिप्रेस कर रहा है। यानी क्या हो रहा है, कैटाबोलाइट रिप्रेशन हो रहा है। और वो क्यों होता है, ग्लूकोज यदि अधिक होगा तो साइक्लिक AMP का लेवल कम होगा। ग्लूकोज अधिक होगा तो साइक्लिक AMP का लेवल कम होगा और आपकी जो CAP जो प्रोटीन होगी वो इनएक्टिव रहेगी। और यदि ग्लूकोज यदि नहीं रहे तो क्या होगा, साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ जाएगा और वो साइक्लिक AMP क्या करेंगे, इस CAP के साथ में दोनों बाइंड कर जाएंगे और क्या करेंगे, CAP साइक्लिक AMP2 कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये क्या करेगा, आपके जो जीन है जिसके ऊपर बाइंड कर जाएगा, प्रमोटर रीजन के पास में बाइंड कर जाएगा। और ये सीक्वेंस कौन सी होंगे, अपस्ट्रीम ऑफ RNA पॉलीमरेज। यानी कहाँ, क्या साइट है इसकी, -41 और 61 और 71 BP बेस पेयर। क्या है मतलब माइनस का, कि जैसे यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन चालू है तो इसके लेफ्ट साइड में जो सीक्वेंसेज होगी वो कैसी होगी, माइनस वाली होगी, यानी -1 -2 -3। और राइट वाली सीक्वेंसेज जो होगी वो प्लस से डिनोटेड होगी। अर्थात क्या हुआ कि इसमें हो क्या रहा है बेसिकली कैटाबोलाइट रिप्रेशन में, कि आपका जो ग्लूकोज के जो कैटाबोलाइट हैं वो क्या करेंगे, लैक्टोज जो मॉलिक्यूल है उसको वाला तोड़ने के लिए उसको रिप्रेस करेंगे। यानी लैक्टोज के यूटिलाइजेशन को वो क्या करेंगे, रिप्रेस करेंगे जब तक कि ग्लूकोज होगा। और ग्लूकोज यदि होगा तो लैक्टोज का इनटेक नहीं होगा, लैक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अर्थात ग्लूकोज का कैटाबोलाइट क्या कर रहा है, लैक्टोपेरॉन को रिप्रेस कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है ये मैंने बता ही दिया आपको, कि ग्लूकोज होगा तो साइक्लिक AMP का लेवल कम होगा, साइक्लिक AMP का लेवल कम होगा तो जो आपकी CAP जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट नहीं होगी, और वो एक्टिवेट नहीं होगी तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होगा या रिप्रेस रहेगा। Catabolite repression is maintained until the E. coli cell becomes starved of glucose. Glucose starvation leads to the activation of adenylyl cyclase and the cell begin to make cyclic AMP. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका ग्लूकोज खत्म हुआ तब क्या होगा, ग्लूकोज खत्म होते क्या होगा, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एडिनाइलिल साइक्लेज या एडिनाइलेट साइक्लेज। ये एंजाइम क्या करता है, ATP को कन्वर्ट कर देता है किसमें, साइक्लिक AMP में, है ना। और साइक्लिक AMP क्या करता है, CAP से बाइंड करता है ना। या अपन कहते हैं ग्लूकोज का जो अपटेक है वो क्या हो रहा है, एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम को डीएक्टिवेशन कर रहा है। यानी ग्लूकोज यदि प्रेजेंट होगा तो एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम डीएक्टिवेट होगा, और यदि ग्लूकोज एब्सेंट होगा तो एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। द एक्शन ऑफ CAP एज ए पॉजिटिव रेगुलेटर इज cyclic AMP dependent. Cyclic AMP is a small molecule inducer for CAP, and CAMP binding enhances CAP affinity for DNA. CAP, also referred to as CRP, any cyclic AMP receptor protein, is a dimer of identical 22.5 kilodalton peptide. The N-terminal domains bind cyclic AMP. The C-terminal domain constitute the
DNA binding sites. 2 molecules of cyclic AMP are bound per dimer. The CAP-CAMP2 complex binds to a specific target site near the promoter of operon. Binding of CAP-CAMP2 complex to DNA causes the DNA to bend more than 80 degree. This CAP induces DNA binding near the promoter, assist RNA polymerase whole enzyme binding and closed promoter complex formation. Contact between the CAP-CAMP2 complex and the alpha subunit of RNA polymerase whole enzyme activates transcription. देखो हो क्या रहा है, बेसिकली आपका जो CAP है वो CAMP से बाइंड कर गया और CAMP से बाइंड करके क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो जो ऑपेरॉन का जो प्रमोटर रीजन होता है उसकी स्पेसिफिक टारगेट साइट्स पे ही जाकर के बाइंड कर देता है। बाइंड करके क्या करता है, बेसिकली उसको बैंड कर देता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। 80 डिग्री तक पर इसको मोड़ देता है और जैसे 80 डिग्री पे मोड़ेगा तो क्या होगा कि है ना, जो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज जो होलो एंजाइम है वो इसके साथ में बाइंड कर जाएगा और वो क्या करेगा, क्लोज्ड प्रमोटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। और साइक्लिक एपी और CAMP2 कॉम्प्लेक्स और अल्फा जो सब यूनिट होती है आरएनए पॉलीमरेज की, जैसे आप सब लोगों को पता है कि आरएनए पॉलीमरेज में कितनी सब यूनिट होती है, 5 सब यूनिट्स होती है, 2 अल्फा, एक बीटा डैश और दूसरी आपकी सिग्मा, यानी 5 सब यूनिट्स मिलकर के बना होता है। और होलो एंजाइम जो होता है वो 5 सब यूनिट से, और कोर एंजाइम में वो 4 से बना होता है, 2 अल्फा होती है, एक बीटा और एक बीटा डैश होती है। तो जो अल्फा सब यूनिट है वो क्या कर रही है, कांटेक्ट कर रही है किसके साथ में, CAP और CAMP2 कॉम्प्लेक्स के साथ में, और आपका जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट करके और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक्टिवेट कर रही है। ये आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंडक्शन होता है, जो नेगेटिव कंट्रोल है ना, ये पॉजिटिव कंट्रोल है, नेगेटिव कंट्रोल में ये रोक रहा है और पॉजिटिव कंट्रोल में क्या कर रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को बढ़ा रहा है, ठीक है। और अगला है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, जिसको हम आगे की क्लास में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल पे अथवा मेरे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं।